ब्लड प्रेशर की बीमारी लोगों को 50 वर्ष या 60 वर्ष के उपरांत होती थी जी। अब वही बीमारी 30 वर्ष और 40 वर्ष की उम्र के लोगों को भी होने लगी। मॉर्निंग वाला ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपको 5-5 मिनट के अंतराल पर 3 रीडिंग लेनी है और उन 3 रीडिंग का जो एवरेज बनेगा वो आपका एक्यूरेट ब्लड प्रेशर होगा। नमस्कार, एक बार फिर हम जिक्र कर रहे हैं WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट का, जिसके मुताबिक अगर भारत में हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में से आधे भी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकें तो 2040 तक लगभग 46 लाख डेथ्स को रोका जा सकता है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि भारत में करीब 18.8 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है, लेकिन इनमें से सिर्फ 37% लोग अपनी इस कंडीशन के बारे में जानते हैं। इसका और भी बुरा पहलू ये है कि 70% लोग डायग्नोसिस के बाद भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते और सिर्फ 15% पेशेंट्स अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख पाते हैं। हाइपरटेंशन क्या है, इसकी स्टेजेस क्या हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करने का सही तरीका क्या है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव सिंघल। आप SMS मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं और फिलहाल ESIC हॉस्पिटल में सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। नमस्कार सर, यूडेमोनिया क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। ब्लड प्रेशर हृदय के द्वारा रक्त धमनियों को जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो किया जाता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं जी। या हम भाषा में कहें कि आपकी हाथों की और पैरों की जो आर्टरीज हैं उनके अंदर किस प्रेशर से रक्त का प्रवाह हो रहा है जी। उसको हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। और जो इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो हम 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी सिस्टोलिक एंड 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डायस्टोलिक मानते हैं, जिसको आम भाषा में हम ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का ब्लड प्रेशर कह के पुकारते हैं। जी सर, ये जो हम घर पर देखते हैं आजकल ऑटोमेटिक जो मशीन्स होती हैं उन पर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 इस तरीके से लिखा होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये ग्रेड्स क्या होते हैं। देखिए, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन एंड अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने हाइपरटेंशन की स्टेजेस डिसाइड की हुई हैं जी। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे ज़्यादा है तो उसको ग्रेड 1 हाइपरटेंशन कहा जाता है। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर है तो उसको ग्रेड 2 कहा जाता है। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा है सिस्टोलिक तो उसको ग्रेड 3 की संज्ञा दी गई है। सर, तो अभी हम जैसे शुरू में हमने बात की कि हाइपरटेंशन के 46% पेशेंट्स को ये पता ही नहीं है कि उन्हें हाइपरटेंशन है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन सी एज पे जो है ये ब्लड प्रेशर को चेक करना शुरू करना चाहिए और कितने इंटरवल पे करना चाहिए। देखिए, इस तरह की अभी कोई गाइडलाइन नहीं है जी। बट अभी ये देखा जा रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड जी। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं जो पहले जो ब्लड प्रेशर की बीमारी लोगों को 50 वर्ष या 60 वर्ष के उपरांत होती थी जी। अब वही बीमारी 30 वर्ष और 40 वर्ष की उम्र के लोगों को भी होने लगी है। और अभी वर्तमान में मेडिकल फैसिलिटी इतनी तो हो ही गई हैं कि आप अपने घर के 3 या 4 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी किसी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि 30 वर्ष की उम्र के पश्चात आपको हर 2 साल में अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। सर, पर कई बार ऐसा होता है जो पेशेंट्स जो डायग्नोसिस हो जाता है जिनका कि ब्लड प्रेशर आपका हाई है, हाइपरटेंशन है, उनको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप घर पर चेक कीजिए, रेगुलर अपना चार्ट बना करके रखिए, पर लेकिन लोगों को फिर भी उसका सही तरीका क्या है ये पता नहीं होता, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि किस टाइम पर करना चाहिए, उसका सही तरीका क्या है। जी, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ब्लड प्रेशर एक निरंतर प्रक्रिया है जो शरीर के अंदर हमारी रक्त वाहिनियों में ब्लड प्रेशर हमेशा चेंज होता रहता है जी। सेकेंड टू सेकेंड, मिनट टू मिनट, इवन हमारी जो पोजीशन है उसके चेंज होने से भी ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है जी। तो जो भी सबसे मोस्ट कंफर्टेबल जो पोजीशन है वो लाइंग डाउन या सिटिंग पोजीशन पे विद बैक सपोर्ट के साथ होनी चाहिए। कभी भी ब्लड प्रेशर बैक सपोर्ट ना रहे तो हम उसको एक्यूरेट ब्लड प्रेशर नहीं मानते हैं जी। और जिस आर्म में आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो, चाहे वो लेफ्ट आर्म हो या राइट आर्म हो, उसका जो लेवल है वो हार्ट के बराबर होना चाहिए। प्लस पेशेंट ने ब्लड प्रेशर चेक करने से 1 घंटे के अंदर अंदर कोई कैफीन युक्त पदार्थ या टोबैको नहीं लिया हुआ हो। प्लस जब भी ब्लड प्रेशर चेक करें तो डॉक्टर और पेशेंट आपस में बातें ना कर रहे हों,
या कोई पेशेंट किसी और से बातें ना कर रहा हो। तो जी। इन सभी अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ही ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। और घर का प्रेशर ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। पहले आज से 30 साल पहले होता था कि ऑफिस ब्लड प्रेशर या हॉस्पिटल ब्लड प्रेशर को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता था, बट अभी होम ब्लड प्रेशर ही एक्यूरेट माना जाता है, क्योंकि उसके कारण है कि कुछ पेशेंट्स थोड़े से हाइपर एक्टिव होते हैं, एंजाइटी वाले होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जब वो अस्पताल में क्लिनिक में प्रवेश करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, तो उसको कई बार डॉक्टर्स हाइपरटेंशन की बीमारी मान लेते हैं, जबकि उनका घर पर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। तो जो भी एक्यूरेट रीडिंग हम कंसीडर करते हैं उसको होम ब्लड प्रेशर को ही कंसीडर करते हैं। सर एक होता है जो कफ होता है उसकी टाइट कितना टाइट होना चाहिए, जैसे वो भी लोगों को पता नहीं चलता। यस इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि हर पेशेंट्स की बिल्ड अलग अलग होती है, कुछ ओबीस होते हैं, कुछ लीन एंड थिन होते हैं। तो जो एक्यूरेट और जो अपना जो ऑब्जेक्टिव है ब्लड प्रेशर मेजर करने का, वो ये है कि ब्लड प्रेशर एक्यूरेट आना चाहिए। तो जो आइडियली जो लेंथ होती है कफ की, डेट शुड बी 80% सर्कमफ्रेंस ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस, 80% लेंथ एंड 40% जो उसका है वो विड्थ होना चाहिए उसका। तो डेट इज एक्यूरेट। अगर किसी पेशेंट के आर्म्स में ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा है, हाथों में नहीं आ पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप सेम कफ से पैर से प्रेशर ले लें। पैर से ब्लड प्रेशर लेने के लिए जो कफ होते हैं वो अलग होते हैं और थोड़े से बड़े होते हैं। सर एक अभी आपने कहा कि कैफीन लिया नहीं होना चाहिए और टोबैको यूज़ नहीं किया होना चाहिए, पर खाना खाने की और ब्लड प्रेशर चेक करने में भी कुछ गैप होना चाहिए। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा, एनर्जी उस खाने को डाइजेस्ट करने की लगी हुई होती है, तो उस समय हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत हाई होता है। तो ये हम मानते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद ब्लड प्रेशर लेने से वो थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा, तो उसको हम एक्यूरेट नहीं मानते हैं। तो इसीलिए हमेशा रेस्टिंग स्टेट में, और आपने ये सही कहा कि मील के बाद ब्लड प्रेशर ले रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें अपने को अंतराल रखना चाहिए, तभी ब्लड प्रेशर लेना चाहिए। सर एक बात और है इसी की, जैसे कई बार लोग चेक करते हैं अपना ब्लड प्रेशर, उठते ही चेक कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तो कुछ और आता है। तो इसमें भी उठने के कितने समय बाद, जैसे मॉर्निंग ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं, वो कब चेक करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ब्लड प्रेशर है वो निरंतर अपने शरीर में मिनट टू मिनट चेंज होता रहता है। और ये जो ब्लड प्रेशर है ये हमारी तंत्रिका क्रियाओं से कंट्रोल होता है, जिसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रिडोमिनेंट दिन में होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सबसे ज़्यादा रात में एक्टिवेट रहता है और सुबह के 4 बजते बजते वो डाउन होता जाता है और सिंपैथेटिक सिस्टम हाई होता जाता है। तो नॉर्मल पेशेंट का नाइट टाइम ब्लड प्रेशर हमेशा कम मिलेगा, और जब वो सुबह अर्ली मॉर्निंग राइज करेगा तो हो सकता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम से उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिले। तो इसीलिए नाइट वाली ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग और डे वाली बीपी मॉनिटरिंग में 10 to 15 mm का डिफरेंस मिल सकता है। इसलिए गाइडलाइंस में भी जो ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रीडिंग है उसको लेस देन 120 दिखाया है नाइट बीपी को, और डे वाले को 120/80 दिखाया हुआ है। जी, कोई बोलता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो वो जैसे आपने बोला डे टू डे अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके हिसाब से चेंज हो रहा है, पर अगर हम जब डॉक्टर को रिपोर्ट करना है हमको कि हम ब्लड प्रेशर हमने चेक किया, उसके चार्ट बनाया, तो वो किस टाइम पे जो मॉर्निंग वाला है उसको कितना समय बाद करना चाहिए उठने के? नहीं, इसका ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जी। आप मॉर्निंग वाला ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपको 5-5 मिनट के अंतराल पर 3 रीडिंग लेनी है, और उन 3 रीडिंग का जो एवरेज बनेगा वो आपका एक्यूरेट ब्लड प्रेशर होगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि कोई पेशेंट कहता है कि मेरा मॉर्निंग में ज़्यादा रहता है और आफ्टरनून में कम हो जाता है और फिर इवनिंग में कम हो जाता है, तो इस तरह भी आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। आपको अपने ब्लड प्रेशर की दिन में थ्राइस या 4 टाइम आपको ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ेगा। 7 डेज़ की रीडिंग के साथ आप अपने डॉक्टर से मिलें, तो वो आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग देख के ये बता पाएगा कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आपको किस टाइम लेनी चाहिए और किस टाइम नहीं लेनी चाहिए। जी। सर क्या ऐसा भी होता है कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक ये डिफरेंट हो सकते हैं कि एक तो हाई बीपी की रेंज में हो और दूसरा नहीं हो? बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो अभी हम आजकल देख रहे हैं कि यंग जो पेशेंट्स हैं जो 30
ईयर या 40 ईयर ओल्ड के जो पेशेंट्स आ रहे जी हैं सर। उनके अंदर इन जनरल आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन मिलती है, जिसमें जी। केवल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ मिलता है, डायस्टोलिक नॉर्मल रहता है। वहीं अगर हम बात करें मिडिल एज या एल्डरली वाले पेशेंट्स में, तो उनमें डायस्टोलिक ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है और फिर धीरे धीरे उम्र के साथ साथ सिस्टोलिक बढ़ने लग जाता है, तो उनको मिक्स्ड ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर होता है, जिसमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर बढ़े हुए मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर। स्ट्रेस के अंदर ये प्रूव हो चुका है कि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम हमेशा एक्टिवेटेड रहता है, तो दैट सिंपैथेटिक सिस्टम लीड्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। तो अगर मैं मुख्यतः बात करूं तो हाइपरटेंशन की वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है, जिसको हम किडनी फेलियर बोलते हैं। पेशेंट्स को हार्ट फेलियर की कंडीशन हो जाती है, पेशेंट्स को हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसके अलावा जब छोटी छोटी जो अपनी आइज़ की जो आर्टरीज हैं, नसें हैं, उनमें भी हाइपरटेंशन होने की वजह से कई बार ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल हो गया है तो ये उसकी बीमारी ख़त्म हो गई है। तो ऐसे पेशेंट जनरली 3 महीने बाद, 6 महीने बाद बीपी शूटअप वाली कंडीशन में आते हैं, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली लकवा या हार्ट अटैक लेके आते हैं। अगले वीडियो में डॉक्टर गौरव सिंघल सर से ही हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स और ट्रीटमेंट न करवाने पर होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी किसी के लिए उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर भी कर दीजिए। हेल्थ से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जल्द ही उस विषय पर जानकारी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।